So we are starting the most important chapter of law in CA Foundation, which is Indian Contract Act, and as I have told you कि 60 मार्क्स में से 1/3 इसी से आता है। बहुत अच्छे से करना है और सारा चैप्टर एक तरफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ, ठीक है। बात ये है, बट बहुत अच्छे से करना है। नाउ मेनी स्टूडेंट कंप्लेन कि सर बड़ा बोरिंग है, ये है वो है। लॉ कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग बहुत लगता है, कुछ लोगों को एकदम ही बोरिंग लगता है। बट बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, सीए में तुम्हारा एक लॉ का ये पेपर है, और लॉ का पेपर सीधा सा बात ये है, इधर यू नो और इधर यू डोंट नो, ठीक है। अगर यू डोंट नो देन यू वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग, गेस वर्क नहीं चलेगा, एकदम जीरो मिल जाएगा गलत लॉ लिखा तो। इधर यू नो इधर यू डोंट नो, तो इसका मतलब क्या है, अगर लर्न किया और राइटिंग स्किल जैसा हम सिखाएगा वैसा कर लिया तो 60 में 50 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सीए एग्जाम में आगे चल के भी, इंटरमीडिएट फाइनल में भी जो लोग अच्छा करते हैं 70 प्लस 100 में इजीली लाते हैं लॉ का पेपर में। बट प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ता है और तुम लोगों को पूरी तरह से ऐसा गाइड किया जाएगा। लेकिन in order to develop your keen interest in law, we are going to study it in a very different way, in a very fun way, so that you remember things very easily and it doesn't get boring at all. तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। सो गो टू द सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर 1.2, ठीक है। ये जो पहला चैप्टर है ना, ये इंट्रो चैप्टर है, ठीक है। इस इंट्रो चैप्टर में तुम बहुत सारा ऐसा टॉपिक पढ़ोगे जो आगे के यूनिट्स में, यूनिट 2, 3, 4, 5, जहां पे उसको डिटेल्ड एंड एलैबोरेटेड मैनर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। While there are few topics जो यही से पढ़ना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो यूनिट 1 से बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, ठीक है। बिकॉज दीज आर, जैसे कि कोई एक नया चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ABCD एलिमेंट्री थिंग्स रहता है, बेसिक टर्म्स जो है उसके बारे में दिया रहता है। ये कुछ उस टाइप का यूनिट है, यूनिट 1। बेसिकली वी कैन से इट इज इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, as a result of increasing complexity of business environment, innumerable contracts are entered by the parties in the usual course of carrying on their business. आज के दिन में बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ऐसे में there are variety of contracts that are being entered into by the parties। और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तुम लोग को हम बताया था, अ रिटन, एक सिंपल मीनिंग बताया था तुम लोग को, अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ होता है कि इन दो पार्टी ने ये काम करने का या नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। बात किया, एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस तोड़ेगा तो लीगल पनिशमेंट होगा, ठीक है ना। लीगल पनिशमेंट क्या होगा, उसके लिए अलग से यूनिट नंबर 5 है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोग लीगल पनिशमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो यूनिट 5 में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसके बारे में सीखेंगे। Contract is the most usual method of defining the rights and duties of a business transaction, ठीक है। अब आगे जाके तुमको मिलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये नाम कैसे आया ये तुम लोग को हम समझाया था कि लॉ कैसे पास होता है। पहले गवर्नमेंट बिल बनाती है, फिर उसको पार्लियामेंट में लेके जाती है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में इसका वोटिंग होता है, मेजॉरिटी वोट से पास होके फिर ये बनता है इंडिया का लॉ। तो इट्स अ लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, इसको लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ बन के पास हो जाता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1872 में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, एक बुक रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक पूरा बुक होता है, और ठीक है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक लॉयर वाले लैंग्वेज में उस लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत केयरफुली एक एक वर्ड को लिखा जाता है, क्यों, अगर, हाँ ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि कोई वर्ड नहीं लिखा जो कि लिखना जरूरी था, तो फिर लोग बोलेंगे ये तो लॉ में लिखा हुआ ही नहीं है। ऑल दो ये कॉमन सेंस का बात है, लेकिन वो अपने आप को उस चीज से बचा लेंगे। तो हर एक चीज लिखना जरूरी है,
लॉ में मोरल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता। ऑल्दो लॉ मैनकाइंड के भलाई के लिए लिखा गया है, लेकिन मोरल हंचेस डजंट कंसिडर्ड एज लॉ। ठीक है ना, इसीलिए तो कोर्ट वोट जब तुम लोग देखते हो टीवी पे, तो वो जो लेडी रहती है आंख बंद के खड़ी रहती है। क्यों? जो लॉ में लिखा है वही फॉलो होगा। अगर मान लो कोई क्राइम किया है, लॉ बुक में उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, तो फ्री घूमेगा, पनिश नहीं किया जाएगा भले ही वो क्राइम किया हो। ठीक है ना, सो दैट इज द क्यों, क्योंकि लॉ में नहीं लिखा ना, तो फिर वो किया तो क्या गलत किया, भले ही गलत किया। दैट इज द थिंग। codifies the legal principles that governs contract। यहां पे क्या हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं जो इंडिया के लॉ बुक में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, लेकिन नहीं, काफी कुछ हम लोग बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारा चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कुछ एक बात और समझ लेते हैं। जैसा कि हम तुमको बोला कि एक बुक होगा कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, उसमें लॉ का ड्राफ्टिंग होता है और फिर वो पार्लियामेंट में पास होता है, तो उसका हेडिंग रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद जो जो लॉ लिखा जाता है ना, वो पैरास में लिखा जाता है, वो पैरा का नंबरिंग कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन नंबर। ओके, अब पैरा के अंदर अगर कोई सब पैरा है तो वो सब पैरा का भी नंबरिंग होता है, उसको बोलते हैं सब सेक्शंस। ओके, तो लॉयर लोग का क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई लॉ पैरा नंबर 18 में लिखा हुआ है, तो उतना लॉ कौन रिपीट करेगा बार बार पूरा, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या बोलेगा, सीधा बोलते हैं सेक्शन 18 के हिसाब से ये होना चाहिए। तो इसका मतलब सबको पता है 18 में क्या लिखा हुआ है बेयर एक्ट में। ठीक है ना, तो फिर समझ जाएंगे अच्छा 18 वाला रूल का बात कर रहा है, सेक्शन 18 वाला जो है, तो ये वाला इंटरप्रिटेशन इसका होगा, इस पे ये वाला चीज अप्लाई होगा। तो सीधा सेक्शन नंबर लेके बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये होना चाहिए। लॉ के बारे में कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि लॉ तो पता है सबको, लॉयर का तो काम ही यही है ना। तो यहां पे भी हम लोग को जगह जगह सेक्शन नंबर लिखा हुआ मिलेगा। स्टार्टिंग में तो ठीक है कि सेक्शन नंबर दिया हुआ है, तो तुम सोचोगे अभी स्पिरिट भी हाई है कि सेक्शन नंबर लर्न करते चलते हैं, लेकिन इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है इतना सारा सेक्शन नंबर लर्न करना। एंड फाउंडेशन तो छोड़ दो, सीए फाइनल स्टूडेंट्स को भी नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न सेक्शन। टारगेट ये होता है कि जब लॉ का पेपर लिखो, ऐसा तुम्हारा आंसर नहीं जाना चाहिए कि तुम कोई भी आंसर में एक भी सेक्शन नंबर नहीं लिखा। ठीक है ना, सो हाउ मच सेक्शन नंबर डू वी टारगेट टू लर्न? ओनली अबाउट 10%, ओनली अबाउट 10%, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आई एम गोइंग टू टेल, वही सेक्शन नंबर लर्न करोगे, उसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आराम से पूरा पूरा नंबर आएगा। अब इसका एक्सपेरिमेंट तो हम खुद ही किया हुआ है। आईपीसीसी में मेरा लॉ उतना बढ़िया नहीं था, इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, आई वाज स्ट्रगलिंग इन लॉ, मेरा प्रैक्टिकल पेपर्स बहुत स्ट्रांग था, बट लॉ का पेपर मेरा खुद पर्सनली उतना स्ट्रांग अच्छा नहीं था। कहीं पे कोचिंग लिया था और वहां से कुछ गलत गाइडेंस मिला था। ठीक है ना, उतना मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ था। सो आई मेयरली पास्ड इन लॉ एट इंटरमीडिएट लेवल। फाइनल लेवल पे अपने से तैयारी किया, अपने से एक बढ़िया बुक खरीदा और फिर उससे पढ़ाई किया था, एंड आई गॉट 71 आउट ऑफ 100 इन लॉ इन सीए फाइनल। ठीक है ना, और उसमें हम कितना सेक्शन नंबर लिखा था, हार्डली 3-4 पूरा आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है ना, सो सेक्शन नंबर बहुत सारा, देखो हर एक टीचर का अपना ओपिनियन होता है। कोई कोई टीचर बोलेगा कैसे नहीं लिखना चाहिए, इंप्रेशन होता है, ये होता है वो होता है। ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं है। तुम बहुत कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक पेपर है क्या देने के लिए, तो बोलो लर्न कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ नहीं होता, नहीं इंप्रेशन जमाना है। ठीक है, हो जाएगा, जितना हम लोग आंसर सही लिखेगा उसी से इंप्रेशन बन जाएगा। सो डू नॉट बॉदर अबाउट लर्निंग सेक्शन नंबर। क्यों? अगर गलत सेक्शन नंबर लिख दिया ना, मान लो सेक्शन नंबर 4 लिखना था, सेक्शन नंबर 5 कर दिया उसको, क्योंकि कंफ्यूजन था। रूल बुक के हिसाब से नंबर 5 कुछ और होता है, नंबर 4 कुछ और होता है। अगर 4 का 5 लिख दिया, भले आगे पूरा आंसर राइट लिखा हो, कट 0, एकदम 0, आगे पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए एकदम कम सेक्शन नंबर लर्न करना है। ठीक है ना, जो बोलेगा उतना ही।
तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने के पहले एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझाता है। दो पार्टीज है, ठीक है। मान लो तुमने सोचा मेरी एक पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है, इसको बेचना है, ठीक है। तो तुमने सोचा कि इसको हम 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। तो तुम गए इसके पास और जाके बोला मेरे पास ना मेरी गाड़ी है, आर यू लुकिंग टू बाय अ कार? इफ यू वांट आई कैन सेल इट टू यू फॉर ₹2 लाख। ओके, तो पहला जो पार्टी होता है वो प्रॉमिस, वो बोला जाएगा ऑफरर। तुम ऑफर लेके गए और जिस इंसान को ऑफर दिया दूसरे पार्टी को उसको बोलते हैं ऑफरी, ठीक है ना, बिकॉज he or she is the receiver of the offer. ओके, अब यहां पे एक बात को समझो, यहां पे तुम ऑफर लेके गए with the object of obtaining the assent, ठीक है ना, अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टी। अब अदर पार्टी को अगर ये चीज सही लगेगा तो ये यस बोलेगा, ठीक है ना। यस बोलेगी तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, और यस बोलने से वो बन जाती है एक्सेप्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइल यू बिकम द प्रपोजर। तुमने ऑफर प्रपोज किया एंड यू बिकम एक्सेप्टर। तो दो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक जन ऑफर लेके जाता है और अपना विलिंगनेस बताता है कि हम ये करना चाहते हैं, ये कार बेचना चाहते हैं, और उसके बदले में कौन से कंसिडरेशन मांगता है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि हम गाड़ी देंगे तो उसके बदले यू गिव मी 2 लाख रुपए। और जब विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट, एंड उसके बाद जो ऑफरी है वो उस चीज को सिग्निफाई कर देता है कि यस ऑन दैट कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड बिकम एक्सेप्टर। और ऑब्वियसली इसमें एक लीगल तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मान लो शाम का टाइम है, तुमने एक फ्रेंड को फोन करके बोला चलो चलिए बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। दूसरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तुम नीचे उतर के आए, वेट किया, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, गुस्सा आया, फोन किया, क्या बात हुआ? आ गया, नीचे उतर के वेट किए जा रहे हैं। बोले ओ एक्चुअली ना आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो तुम कोर्ट में जाके करोगे, रुको हम जाता है कोर्ट, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। नहीं, यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का। सोशल प्रोमिसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लीगल होना चाहिए ना, कि मेरा लीगल ऑब्जेक्टिव है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा एक दूसरे के ऊपर। तुमको गाड़ी देनी ही पड़ेगी और तुमको 2 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब के लिए कोर्ट बैठा है क्या कि तुम बैडमिंटन नहीं खेलने आए तो तुम्हारा हम सॉल्यूशन करके नहीं ना। सो दैट इज द थिंग। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर, इसको पढ़ते कैसे है देखो। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, और ये जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना उसको बोलते हैं सब सेक्शन H। मतलब पैराग्राफ नंबर 2 के सब पैरा नंबर H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ऑब्वियसली ये सेक्शन हम लोग को लर्न करने का जरूरत नहीं है। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ के थ्रू। ये सिंपल है, बट इतना सिंपल भी नहीं होता। अब हम लोग को इसके अंदर डीप में जाना पड़ेगा। एन एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो अग्रीमेंट क्या होता है देखो। एन एग्रीमेंट, द टर्म गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द एक्ट। अग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अग्रीमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। जैसे कि इसने बोला कि गाड़ी बेचेंगे और तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए पे करेंगे, तो इसका प्रॉमिस क्या है कि ये गाड़ी की डिलीवरी करेगी, और तुम्हारा क्या है कि तुम
रुपए दोगे। तो एक दूसरे के लिए प्रॉमिस किया गया है फॉरगिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है कार, तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है मनी। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स क्यूड प्रो क्यो, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। सो जहां जहां हम बोलेगा ना वहां वहां पे मार्किंग करता जाना। सो ये जो अग्रीमेंट है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको ऑब्वियसली ब्रैकेट कर लेना। और ऊपर में जो लिखा था कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट, अग्रीमेंट एंड इट्स इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये दोनों को मार्क कर लेना। इसके बाद प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस समझते हैं, एग्रीमेंट तो समझ लिया। अग्रीमेंट कैसे कंप्लीट होता है? जब एक दूसरे को प्रॉमिस करते हो। तो लीगली प्रॉमिस का मतलब क्या है? हिंदी में तो हम लोगों को पता है, किसी को भरोसा दिलाना कि हम ये काम करेंगे, दैट इज प्रॉमिस, बेसिक हिंदी। तो लेकिन लीगली क्या लिखा है अभी देखते हैं, लॉ का लैंग्वेज। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके अगर हम लोग पढ़े, जब एक पर्सन दूसरे को एक प्रपोजल देता है और उसके लिए वो एसेंट मिल जाता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस। समझ में आया ना? कि जैसे क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये है ऑफर। ऑफर प्रपोजल एक ही चीज हुआ। ऑफर मीन्स प्रपोजल। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस कि हाँ ये अब परफॉर्म करना है, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है ना? तो कॉपी में लिख सकते हो या फिर वहां पे तुम बुक में लिख सकते हो, ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल, बुक में भी नीचे दिया हुआ है, प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। The following points emerge from the definition. When the person to whom the proposal is made signifies his assent on the proposal which is made to him, the proposal becomes accepted and accepted proposal becomes promise. तो ये चीज को समझा के लिखा है जो ऊपर डेफिनेशन में है 4 पॉइंट्स में। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया। एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड ऑफर इज प्रॉमिस। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। An agreement to become a contract must give rise to legal obligation, which means a duly enforceable by law. जैसा कि बोला ना, social promises doesn't account to legally enforceable. ठीक है? तो obviously वो contract create होना चाहिए legal intention के साथ. That is the thing. So contract is accepted agreement plus enforceability by law. लिखा हुआ है ना बुक में, देखो। सो मस्ट टेक दिस थिंग, दिस 2 थिंग्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लॉ। तो मेरा हाईएस्ट रिकमेंडेशन ये होगा, जो तुम क्लास में पढ़ोगे सारा चीज समझ में आएगा, घर में जाके इसको एक बार नहीं 2 बार फुल रीडिंग देना है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुमको सेंटेंसेस मिलेंगे, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। पहली बार पढ़ोगे 40% समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे 70% समझ में होगा, तीसरी बार में ये विल मास्टर इट, थर्ड या फोर्थ टाइम। ऑब्वियसली तुमको नोट्स भी दिया जाएगा लर्निंग के लिए, उसका बात नहीं है, बट यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ लॉ, उसके लिए रीडिंग जरूरी है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो, A agrees with B to sell car for ₹2 lakh to B. Here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive car on payment of 2 lakh, and also B is under obligation to pay 2 lakh to A and has the right to receive 2 lakh. तो एक दूसरे को क्या है, ऑब्लिगेशन भी है कि कंसिडरेशन पे करना है और राइट भी एक्वायर कर रहे हैं एक दूसरे से।
एज कंसिडरेशन, क्योंकि जो काम हम किया उसके अगेंस्ट मेरे को ये कॉम्पनसेशन मिला. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन which has resulted from agreements. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligation are outside the purview of law of contract. तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे तरह के अग्रीमेंट लॉ के अंदर नहीं आ सकते. जैसे एक वो बैडमिंटन वाला एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल होता है सोशल एग्रीमेंट्स, वो हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आते. फिलहाल एक एग्जांपल देखो दिया हुआ है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, an order of the court of law etc. These are status obligation and are out of scope of contract act. Although कुछ lawful तुम्हारी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है किसी का डाइवोर्स हो गया और हस्बैंड जो डाइवोर्स हुआ उसको बोले है कि लाइफ टाइम के लिए यू मस्ट गिव मंथली मेंटेनेंस टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन. ओके, या फिर कोई कोर्ट का कंपलसरी ऑर्डर है, तो ये भी तो एक तरह का ऑब्लिगेशन हो गया एक इंसान के ऊपर. बट वो सब चीज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं पढ़ते. ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में हुआ एक जन जाके पूछा, दूसरा जन एक्सेप्ट किया, उस तरह का चीज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ता है. सो अभी देखो एक समरी चार्ट बनाया हुआ है तुम्हारे बुक में, बनाया हुआ है क्या उस एग्जाम्पल के नीचे? डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो चलो ठीक है, ये वाला चीज पढ़ते हैं. अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच फिर डिफरेंस क्या होगा? ऐसे ओवरऑल तुमको क्या समझ में आया डिफरेंस अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में ऑफर प्लस वो होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में वही होता है, लेकिन सोशल प्रॉमिसेस आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लीगली इन्फोर्स्ड अग्रीमेंट्स. अग्रीमेंट तो सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, but only those agreements which are legally enforceable are contracts. यही तो हम लोग ऊपर पढ़ा ना, contract is equal to agreement plus enforceability by law. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. अभी और डिफरेंसेस हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं. सो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच मीनिंग, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट. इसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो चाहिए, एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड थिंग, इट्स अ वाइडर टर्म. क्यों? क्योंकि इसमें लीगल सोशल दोनों अग्रीमेंट आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज इन नैरो इन द सेंस कि इसमें सिर्फ लीगल वाले ही आते हैं, लीगली इन्फोर्सिबल अग्रीमेंट्स ही आते हैं. ओके, अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी. क्योंकि अगर सोशल है तो फिर वो कंपलसरी ग्रांट्स तो देता नहीं है. वैसे कॉन्ट्रैक्ट में इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, करना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अग्रीमेंट है ही. एक ही लाइन को तो घुमा फिरा के 4 बार लिखा है लोग. बट ठीक है. हाँ, तो वही तो लिखा, सोशल प्लस ये है, ये लीगल है, सिर्फ यही चीज लिखा है. हाँ ठीक है, बट एग्जाम में भी आ सकते हैं और लिखना पड़ेगा ऐसे. चलो यहां तक प्लीज टेक योर टाइम, रीड दिस 2 pages एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, which is section number 10. अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 नेक्स्ट पेज में, जो कि हमको बताता है कि अगर तुम अपने अग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स करना चाहते हो, मतलब अगर तुमको ये लग रहा है कि सामने वाला धोखा दे रहा है, तो तुम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे जिससे तुम बच सको सामने वाले के धोखे से. और इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट इफ यू हैव सच एन इंटेंशन. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमेशा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए. तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है. सो द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा? कुछ बातें लॉ में लिखी गई हैं जो कि सेक्शन 10 में है, 6 पॉइंट्स, ठीक है. लेकिन कुछ बातें नहीं लिखी गई है लॉ में, बट ऑब्वियसली उन चीजों का होना बहुत जरूरी है. तो दोनों ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ेंगे
all those things which are not given in the law but are essential. तो टेबल को छोड़ के अभी नीचे पढ़ते हैं. In term of section 10, all agreements are contract if they are made of क्या क्या चीजें? Free consent, parties are competent to contract, lawful consideration, lawful object and are not expressly declared void. अब ये सब चीज क्या होता है? ये एक एक पॉइंट है. फ्री कंसेंट क्या होता है, पार्टीज कंपीटेंट कैसे हो सकते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग यूनिट 3 में पूरा डिटेल में ये चैप्टर को पढ़ेंगे, यही 5 टॉपिक्स को. ठीक है ना. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो होगा. फिलहाल since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contain requirement of agreement to be enforceable. In order to create a valid contract, the following elements should be present. क्या है वो essential elements? 2 पार्टी होने चाहिए. एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है ना, कि हम ही प्रोमिसर है, हम अपने आप को बोले क्या तुम ये सामान खरीदोगे और फिर खुद ही एक्सेप्ट कर लिया और उस तरह करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. देयर शुड बी 2 parties to a contract. Okay, a party cannot contract with himself. So that is the first line. A contract involves at least 2 parties, one party making the offer and the other one accepting it. A contract may be made by natural persons and by other person having legal existence. Definitely तुम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉलेज से, वो तुमको वो डिग्री करा के देगा और तुम वहां पे उसको कॉन्ट्रैक्चुअल फी दोगे, तो तुम्हारा एक आर्टिफिशियल पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है ना. It is necessary to remember that identity of parties should be ascertainable. पार्टी गुमशुदा नहीं हो सकता, ascertainable होना चाहिए कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हम लोग. ठीक है, must remember this. Example, to constitute a contract of sale, there must be seller and buyer. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक केस लॉ. अब ये केस लॉ क्या होता है, एक बार इसके हम लोग फिर से समझ लेते हैं अच्छे से. देखो क्या होता है, लॉ मेकर्स ने लॉ तो लिख दिया बट वो भी तो इंसान है. नेचुरल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत तरह का कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जहां पे लॉ लिखा हुआ सफिशिएंट नहीं होता और उसमें बहुत तरह के लूप होल्स होते हैं जिसका लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. अब मान लो 2 लोगों के बीच डिस्प्यूट हो गया किसी चीज को लेके, लॉ में उसका उतना अच्छा से पढ़ के क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो वो लोग चले जाते हैं कोर्ट, लड़ते लड़ते कोर्ट चले जाते हैं, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो. फिर कोर्ट में होता है फैसला और कोई अगर उस पे एक हिस्टोरिक जजमेंट आता है कि इस चीज का इस तरह का सॉल्यूशन होगा, तो आगे जाके वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी कि कोर्ट का जजमेंट बन जाता है और आगे जितने भी केसेस होंगे ना तो इस जजमेंट का रेफरेंसेस लेके इस चीज का सॉल्यूशन निकाला जाएगा. अब देखो कोर्ट क्या होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है इंडिया में, फिर एक सुप्रीम कोर्ट होता है. तो स्टेट में तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट का अपना अपना. तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोर्ट का जो है ना, अपना कोर्ट का केस लॉ अपना स्टेट पे अप्लाई होता है, उसका रेफरेंस लिया जा सकता है. ठीक है ना. बाकी के स्टेट का उतना ज्यादा वैलिड नहीं होगा. जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोलता है, कैलकाटा हाई कोर्ट में उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा जितना हाई कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट्स होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर है तो वो ऑल इंडिया पे उसका जजमेंट अप्लाई होगा. ठीक है ना. तो हुआ क्या यहाँ पे, इसी पे एक केस लॉ है. हुआ ये था कि लॉ में तो कभी बोला हुआ नहीं था कि 2 पार्टी होना चाहिए, सेक्शन 10 कभी नहीं बोला. तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे एक ही पार्टी था और लेकिन फिर भी उस पर फोर्स किया जा रहा था कि नहीं तुम 2 पार्टी हो, और उसके ऊपर ये लैंडमार्क जजमेंट आया. क्या है ये, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर. द सेलर and buyer must be 2 different person because a person cannot buy his own goods. In the state of Gujarat versus Raman Lal S and Co. ठीक है ना. अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 पार्टी है जो लोग केस लड़ रहे थे, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है. When on dissolution of a partnership, हुआ क्या, ये गुजरात वाला कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा था. पार्टनरशिप था रमन लाल एस एंड को का, ये पार्टनरशिप फर्म का नाम था. ये जब डिसोल्यूशन कर रहा था, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स.
तो पार्टनर्स को डिसोल्यूशन के बाद बचा कुछ एसेट्स आफ्टर पेइंग ऑल द लायबिलिटीज बांट रहे थे कि ठीक है ये अब तुम लोग अब बाकी का बचा हुआ लेके चले जाओ। तो ऐसे में सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है गुजरात का, वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, कि अच्छा एसेट्स बांट रहे हो आपस में, ये तो तुम अपने आप को सामान बेच रहे हो, इस पे सेल्स टैक्स भरो। ठीक है, बोलते कि फॉर्म अलग है, पार्टनर अलग है, लेकिन फॉर्म और अलग 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 नहीं होते। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता फॉर्म का, कंपनी में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला सेल्स टैक्स ऑफिसर को, क्या तुम क्या हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या कि इट इज नॉट अ सेल, यहाँ पे बायर और सेलर पार्टनर्स ही है, वो लोग अपना एसेट्स को आफ्टर डिसोल्यूशन बांट रहे हैं, हाउ कैन यू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, और सेल्स टैक्स ऑफिसर हार गया और ये लोग जीत गए। तो उससे फिर इंटरप्रिटेशन हो गया आगे के लिए, हमेशा के लिए, ये देखो ये केस लॉ का रेफरेंस है, देयर कैन नॉट बी वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो अब कैसे क्वेश्चन होता है, तुम्हारे एग्जाम में क्या करेगा, एक सिचुएशन दे देगा, ठीक है ना, और फिर तुमको बोलेगा बताओ इसमें क्या होना चाहिए। मान लो उसमें एक ही पार्टी था, तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम ये केस लॉ का नाम को रेफर करो। ठीक है, कि एज पर दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ये फैक्ट्स हुआ था और इसमें ये जजमेंट आया था, और अभी ये सिचुएशन है, तो उसको उस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को इस पे अप्लाई करके ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी। ऑब्वियसली इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी, एक चीज हम समझ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द थिंग। सेकंड पॉइंट जो कि लॉ में नहीं लिखा हुआ है लेकिन जरूरी है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल obligations. There must be an intention on the part of parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreement are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contract. Example देखो, example पढ़ते हैं तो पूरा क्लियर होता है। A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. तो ये केस लो है, देखो बेल्फर वर्सेस बेल्फर। सो बेसिकली ये बेल्फर कपल है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, दोनों कोर्ट चले गए लड़ते लड़ते। तो हुआ क्या था इसमें, सो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि देखो मेरा तो काम पड़ता रहता है बाहर जाने का, तो चिंता का बात नहीं है, हम जा रहे हैं बाहर, हम लोग को हर महीना मेंटेनेंस देता रहेगा इफ आई एम नॉट अराउंड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये हुआ क्या है, जस्ट एक बातचीत हुआ एक दूसरे के बीच, इसके लिए कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट ये लोग नहीं बनाया था। जस्ट एक दूसरे से जैसे हस्बैंड वाइफ बात करते हैं कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, हस्बैंड बोला चिंता मत करो हम दे देगा, और फिर आगे क्या हुआ, हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, कोर्ट चली गई। तो हियर इन दिस केस वाइफ could not recover it, it was a social agreement and the party did not intend to create any legal obligation. वाइफ अगर स्मार्ट होती, पढ़े लिखे होते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होता, तो बोलते अच्छा प्रॉमिस कर लो, चलो अभी पेपर निकालो, चलो अभी अग्रीमेंट बनाओ, साइन करो, तब जाके कुछ कोर्ट जाके फायदा हो पाता। ठीक है ना। ऐसे बोला हुआ सोशल प्रॉमिस विदाउट एनी लीगल इंटेंशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और यही है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस। ओके, नेक्स्ट वन, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। क्या है, कई बार क्या होता है, कोई कोई टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, रिटन होना चाहिए, प्लस रिटन होने से भी नहीं होगा, कोर्ट कोई कोई वाला कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, प्लेन पेपर में लिख लिया टर्म्स एंड कंडीशन, साइन कर लिया दोनों जन और दो विटनेस को साइन करा लिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें नोटरी में जाके उसको स्टैम्प कराना पड़ता है, कोर्ट में जाके स्टैम्प कराना पड़ता है लीगल पेपर में, तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी होता है, तो वो अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है तो वो भी फिर अप्लाई होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट इन रिटन। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट registration of contract under law which is in force at that time is essential for it to be valid in case of immovable property। अगर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम है, जैसे घर खरीदना है,
कोई ज़मीन खरीदना है, तो ऐसे में कोर्ट का लीगल पेपर पे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन में कुछ स्पेशल लॉ है तो उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। जैसे ज़मीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में रिटन डॉक्यूमेंट बना लिया बट कोर्ट रजिस्ट्री नहीं कराया, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अग्रीमेंट में जो बात तुम लिख रहे हो ना वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ी है, ठीक है, पूरा गैरेज है तुम्हारा, और तुम जाके बोलते हो मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीदोगे, वो हाँ भी बोल देते हो, कौन सा गाड़ी, ठीक है ना, हमारे पास मर्सिडीज भी है, ठीक है, हमारे पास नानो भी है, तो इट्स अ वेग अग्रीमेंट, कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखो, ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, बता तो दो, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रांड, सोयाबीन, सनफ्लावर, कौन सा ऑयल। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर, तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। आखिरी पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। जैसे मान लो तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि पता चला है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो बोटानिक गार्डन है ना, वहाँ पे ना रात को अगर अंधेरे में जाते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ जाके कुछ पूजा वूजा करते हैं, तो एक घोस्ट आता है और वो एक हिडन ट्रेजर का पता बताता है, ठीक है, और उसके लिए तुम लोगों ने पूरा प्रॉपर रिटर्न, देखो धोखा नहीं देना, आधा रात को, जान का बात है, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर मान लो इस तरह का रिटर्न लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या ये लॉ इसको मान्यता देगा? नहीं देगा ना। सो द टर्म ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. He agrees to wait to discover treasure by magic. Agreement cannot be enforced. It is not possible to be performed. Okay. तो ये 5 पॉइंट्स लॉ के बुक में नहीं लिखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट मानने पड़ते हैं। एक बार फिर से क्या क्या है? 2 पार्टी होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के होना चाहिए, सोशल एग्रीमेंट नहीं। तीसरा, फॉर्मेलिटी अगर कुछ है एक्स्ट्रा तो वो कंपाइल करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। सर्टेनिटी होना चाहिए मीनिंग का, वेग नहीं होना चाहिए, और आखिरी पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 10 में क्या बोलता है? सेक्शन 10 में ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसा कि हम बोले हैं कि यूनिट 3 में सेपरेटली पढ़ना है तो तुम यहाँ लिख के रख सकते हो, नो नीड टू रीड फ्रॉम हियर, ठीक है ना, बिकॉज ये तो पूरा एक चैप्टर है 20-25 पढ़ने का, डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ना है, यहाँ एक एक पैरा पढ़ के क्या हो जाएगा। बट इसका थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देता है कि इसका मीनिंग क्या है। देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट, ठीक है ना। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, तो ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके होगा, दैट इज द थिंग। दूसरा चीज है फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब जैसे मान लो तुमको गाड़ी बेचनी है, तुमको अब किसी पार्टी के पास गए, कुछ नहीं, जाके बैठे उसके पास टेबल में, 2-3 जेब से चाकू निकाला उसके सामने रख दिया, एक बंदूक निकाला रख दिया, 2-3 हैंड ग्रेनेड निकाला रख दिया, फिर बोला क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे? तो क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं है ना, तो फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी लीगली enforceable हो। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, ठीक है। This can also be understood as identity of mind in understanding the terms which consist as item. Consist ad item का मतलब होता है कि दोनों चीज एक ही चीज पे सेम सेंस पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो कि तुमने जाके कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि मेरी गाड़ी खरीद लो, अब दूसरे पार्टी ने तुम्हारा गाड़ी देखा नहीं है, तो उसके पास इंप्रेशन ये है, मान लो कि तुम्हारी गाड़ी 1 साल पुरानी है और तुम्हारी गाड़ी एक्चुअली 2-3 साल पुरानी है, और वो अग्री कर गया,
तो यहाँ पे कंसेशन आइडम क्योंकि बोथ आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ओके, कुछ एक हम बेसिक तरह का चीज बताया कि किस तरह से डिसएग्रीमेंट ऑफ माइंड भी हो सकता है इवन दो फ्री कंसेंट है। Further, such consent must be free. Consent can be considered as free if it is not caused by coercion. Coercion का मतलब डराना धमकाना, undue influence मतलब प्रेशर डालना अपना पोजीशन का, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, मिसरिप्रेजेंट या मिस्टेक, ये सब चीज हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अगर ये सब चीज है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। When the consent of an agreement is caused by these things, the agreement is avoidable at the option of the party whose consent was so caused. Void का मतलब क्या होता है? Cancel. Something which cannot be legally enforced. ठीक है ना? Void मतलब null हो जाना, बेकार हो जाना. That means void. तो अगर ये सारी चीजें होंगी, coercion, fraud, misrepresentation, इस तरह का चीज जहां पे free consent नहीं है, तो ये voidable हो सकता है, मतलब इसको कैंसिल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट को क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है। एक बार साइन करने के बाद क्या फर्क पड़ता है फ्री कंसेंट हो या ना हो? प्रूफ कैसे कर लेगा कि मेरा फ्री कंसेंट नहीं था? दैट इज अप टू प्रोफेशनल लॉयर्स। उसका तो पढ़ाई है ना, ऐसे ऐसे इजीली नहीं सीख सकते कि कैसे प्रूफ होगा। उसका एक सिस्टम है, तरीका है, डेकेड्स ऑफ डेवलप्ड मेथोडोलॉजी है। ऑब्वियसली सब कुछ प्रूफ किया जा सकता है। Example, A threatened to shoot B if B does not lend him the 2000 and B agrees to it. Here, agreement is entered under coercion. तो B के पास ऑप्शन है, इवन तो वो पहले हाँ बोल दिया डर से, लेकिन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। B को ये पावर मिलेगा क्योंकि वो प्रेशर में आके हाँ बोला था फ्री कंसेंट के साथ में, तो आगे जाके चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर कोर्ट को बोलेगा कि नहीं ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा के मेरा जो लीगल कंसिडरेशन होता है वो आप मेरे को दिला दो। दोनों ऑप्शन उसको मिलेगा। ठीक है, जिसके साथ ऐसा पॉइंट 3, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, माइनर कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एज पर the Indian age of majority rule, a party must be 18 years of age. उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं है। देन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि एक ल्यूनाटिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो वो किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी अदर लॉ के अंदर, मतलब बैन अगर हुआ है कोई लॉ के अंदर कि ये नहीं कर सकता। जैसे कि कोई इनसॉल्वेंट पर्सन, इनसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जिसको कोर्ट ने बोला है कि वो उसका अब फाइनेंशियल एबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो अगर वो इनसॉल्वेंट पर्सन है तो फिर वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? या फिर कोई एनिमी, उसको हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट जैसे बोल के रखा है कि चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो फिर चाइना के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हो रहा है वो सारा वॉइड हो जाएगा। सो क्या क्या चीज है? मेजॉरिटी पर्सन होना चाहिए, मेजॉरिटी एज का, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ विच इज सब्जेक्ट टू। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट में जाता है कंसिडरेशन। देयर मस्ट बी क्यूड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party and forbearance, determinant, loss or responsibility suffered or undertaken by another party. अब इसका क्या मतलब है? एक जन गाड़ी दे रहे हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस, उसके बदले उसको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है 2 लाख। दूसरा इंसान को एक तरफ गाड़ी मिल रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है, उसके लिए वो सैक्रिफाइस क्या कर रहा है? 2 लाख रुपए का पेमेंट। तो दोनों पार्टी के लिए एक तरह से बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस दोनों चाहिए। ठीक है ना? सिंपल लैंग्वेज में इसको ज़्यादा इंटरप्रेट करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100। बी का प्रॉमिस है 100 रुपये देना और ए का प्रॉमिस है बुक्स बेचना, और दोनों ही एक्शंस दूसरे पार्टी के लिए कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसे?
मान लो दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चलो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सामने वाला जो पार्टी है बड़ा ही मालदार है, रात को चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं और चोरी करते हैं। फिर बाद में एक दूसरे पहला इंसान धोखा दे दिया मान लो, तो क्या कोर्ट में जाके बोल सकते हैं देखिए मैंने चोरी का एग्रीमेंट किया था और ये मेरे को मना कर दिया? दैट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव अ लीगल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट enforceable. The consideration of the object of the agreement must be lawful. Consideration और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में, ठीक है ना, या फिर और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ और इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी और टू अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे किडनैपिंग वगैरह, ठीक है ना। या फिर जैसे मान लो कोई ओपीएम ड्रग्स ये सब बेच रहे हैं, वो सब प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। A promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of things taken. जैसे कि एक चोर जाके B को बोला मेरे को पुलिस को मत हैंड ओवर करो, हम तुम्हारा सामान लौटा देगा। देखो सामान लौटा देगा वो बात अलग है, लेकिन चोरी एक क्राइम है जो कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए अगर वो बोलेगा कि ठीक है हम तुम्हारा प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर दे रहे और तुम मेरे को सामान लौटा दो, तो ये लॉ के आइज में गलत है इस तरह का चीज, ठीक है ना। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कभी कभी लॉ क्लियर कट बोल देता है कि ये तरह के एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होंगे, डायरेक्ट लॉ ही बोल देता है। सो दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड टू डू। द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी which the law declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly implied prohibited by law. Example, threat to commit murder or making defamatory statements. आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर खाली केस पे केस किए जा रहे हैं, involving a news channel called Republic Bharat. Similarly, an agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings are classic examples of void agreements. ठीक है, अब ये क्या होता है, restraint of trade, restraint of marriage, legal proceedings, ये सब हम लोग बाद में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में, अभी ठीक है ना, कि ये क्या है, क्यों ये सब डिक्लेयर्ड void है, इसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए फिलहाल ये जो पूरा हम लोग सेक्शन 10 पढ़ा है इसको तुम गो थ्रू करो और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड।